नमस्कार दोस्तों। आज है सेट टू ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि जो पीछे एम्स और सेट के जो भी पेपर या एम्स नर्सिंग के या फिर नर्सिंग एग्जाम्स के कोई भी प्रीवियस पेपर हैं उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि उनके अंदर जो पूछे गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनका सेट नंबर 2। और आज हम इसमें कवर करेंगे 50 न्यू, यानी कि 50 एम्स नॉट सेट स्टाइल क्लिनिकल नर्सिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे जिनके सिंपल आंसर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पेशेंट अराइव विद ए क्रशिंग चेस्ट पेन लास्टिंग मोर देन 30 मिनट एंड एक पेशेंट है जो आया है हॉस्पिटल में क्रशिंग चेस्ट पेन, यानी कि ऐसा कि जो ऐसा पेन जो क्रशिंग जैसा, मतलब कि जो लास्टिंग मोर देन 30 मिनट, यानी कि पिछले 30 मिनट से उसको क्रशिंग लाइक पेन आ रहा है। डायफोरोसिस यानी उसको बहुत सारा पसीना है, और एस टी एलिवेशन ऑन ईसीजी, यानी कि जो एस टी एलिवेशन ईसीजी में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज योर फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि तो आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन लगाना है उस पेशेंट को। आईवी एक्सेस इस्टेब्लिश करना है, अगर आईवी कैनुला नहीं लगा हुआ है तो आईवी कैनुला लगाना है। वाइट मॉनिटर वाइटल साइन, यानी कि उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। एंड प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, और पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेनेशन, अर्ली ऑक्सीजन एंड रिपर्फ्यूजन थेरेपी रिड्यूस मायोकार्डियल डैमेज एंड इम्प्रूव सर्वाइवल, यानी कि ये एक केस है एमआई का। ये उसको एमआई का अटैक हो चुका है। एस टी एलिवेशन में हम ये देख सकते हैं कि एमआई है उसको। नेक्स्ट, अर्ली ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं तो रीपरफ्यूजन, यानी कि जो टिश्यू परफ्यूजन है वो उसका बढ़ जाएगा। सेल डेथ नहीं होंगी उसकी, मायोकार्डियल डेथ नहीं होगी, और उसका जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज ए सडन ऑनसेट बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्टूडोर, यानी कि एक 3 साल का बच्चा है, उसको सडन अचानक से बार्किंग, यानी कि उसको खांसी जैसे स्टार्ट हो गई है, कुत्ते जैसी खांसी स्टार्ट हो गई है। और उसको इंस्पिरेटरी स्टिडोर है, यानी कि उसको सांस लेते टाइम स्टिडोर की जो साउंड है वो आ रहा है। हाउ शुड द नर्स मैनेज दिस केस, यानी कि अब नर्स को कैसे मैनेज करना है ये केस। इसका आंसर होगा काम द चाइल्ड, बच्चे को थोड़ा शांत करना है। प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, यानी कि बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है ह्यूमिडिफाइड, एंड ड्राई ऑक्सीजन नहीं देनी है। मतलब कि जो एक चैम्बर होता है एनएस का, मतलब स्टेराइल वाटर का, वो वाला यूज करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। क्लोजली मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, और उसको क्लोजली मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस। दिस इज टिपिकल ऑफ क्रूप, यानी कि ये एक क्रूप का अटैक होता है। टिपिकल ऑफ क्रूप के सिम्टम है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिक्रीज एयरवे इन्फ्लामेशन, जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है वो एयरवे इन्फ्लामेशन को कम करती है। नेक्स्ट, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन द काफ, यानी कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन काफ, यानी कि काफ मसल में। व्हाट कंडीशन डू यू सस्पेक्ट, तो आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसको डीवीटी हो सकती है। अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एम्बोलिज्म आर क्रिटिकल, या इसका मतलब है कि अर्ली स्टेज में जो डीवीटी होती है उसका उसका मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि उसका इंटरवेंशन करना, उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो एम्बोलिज्म है वो लंग्स में या फिर कोरोनरी आर्टरी में जा सकता है, और पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर उसको पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से उसको डेथ तक भी हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है डीबीटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नियोनेट, मतलब नियोनेट डेवलप जॉन्डिस विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ एंड हाई बिलीरुबिन लेवल, यानी कि जो नियोनेट होता है, बच्चा होता है जो अभी न्यूबॉर्न होता है, उसके अंदर जो जॉन्डिस विद इन 24 आवर डेवलप होता है और हाई बिलीरुबिन लेवल होता है, तो वाट मैनेजमेंट शुड बी इनिशिएटेड, यानी कि तो कौन सा मैनेजमेंट स्टार्ट करना जरूरी है। तो इसका मतलब है स्टार्ट फोटोथेरेपी एंड मॉनिटर बिलीरुबिन क्लोजली, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका विद इन 24 आवर अगर बिलीरुबिन बढ़ गया है जन्म के तुरंत बाद, तो उनको इस फोटोथेरेपी तुरंत स्टार्ट कर देनी है, और उसका बिलीरुबिन का मॉनिटरिंग क्लोजली करनी है, यानी कि तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है घट रहा है उसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सप्लेनेशन इसका, अर्ली फोटोथेरेपी प्रिवेंट बिलीरुबिन इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज, यानी जो कर्निकटस की कंडीशन होती है कि बिलीरुबिन अगर ब्रेन तक पहुंच गया, कर्निकटस कहलाता है, तो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो फोटोथेरेपी से उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ वाट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट होते हैं वो कौन सी रिस्क इंक्रीज हो जाती है, कौन से कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर बढ़ जाते हैं। फॉल्स ड्यू टू पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी और रिजिडिटी की वजह से वो गिरते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन पार्किंसन डिजीज का बहुत कॉमन है, तो इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉल प्रिवेंशन एंड मोबिलिटी सपोर्ट आर एसेंशियल नर्सिंग रोल,
यानी कि नर्स का एक रोल होना चाहिए कि उसको गिरने से रोकना है, और उसकी जो अगर चलने फिरने में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये नर्सिंग का मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू ए ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, यानी कि टीबी के मरीज को कौन सी काउंसलिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। तो अडेयर स्ट्रिक्टली टू प्रिस्क्राइब ड्रग रेजिमेन एंड मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, यानी कि पेशेंट को बोलना है कि जो तुम्हें ड्रग चालू की जा रही है वो तुम्हें कंटिन्यू लेनी है 6 महीने तक के लिए, या फिर जो भी प्रिस्क्राइब की गई है उतने टाइम के लिए। और रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, यानी कि ऐसी जगह या फिर नहीं जाना है, या फिर बच्चों से दूर रहना है, ताकि या फिर मतलब कि जो तुम्हें टीबी हो रखी है वो तुम्हारे बड़े ना और दूसरे बच्चों को भी ना फैले। प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस एंड डिजीज स्प्रेड, यानी कि जो डिजीज है टीबी उसको स्प्रेड करने से बचाना है। और दूसरा प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि जो टीबी की ड्रग है वो रेजिस्टेंस ना हो जाए, यानी कि अगर दवाई छोड़ देंगे तो वो डी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ए चाइल्ड विद फीवर कंजक्टिवाइटिस एंड रेस ऑन पाम एंड सोल इज डायग्नोस्ड विद, यानी कि एक बच्चा है जिसको बुखार है, कंजक्टिवाइटिस है, एंड उसके हाथ और पैरों में रेसेस हैं, हाथ के पाम और सोल में रेसेस हैं, तो उसको कौन सा डायग्नोस हो सकता है। कावास्की डिजीज उसको हो सकती है। कावास्की डिजीज के साइन होते हैं फीवर, कंजक्टिवाइटिस, रेसेस और पाम एंड सोल। तो कावासाकी डिजीज में आईवीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है बच्चे को, ताकि जो कोरोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं उनके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज सीओपीडी एग्जेसर्बेशन, यानी कि आप कैसे डायग्नोस करोगे और उसको कैसे मैनेज करोगे किसको, सीओपीडी के एग्जेसर्बेशन को। तो इंक्रीज डिस्पिया, स्पुटम एंड वीजिंग, ये मतलब कि सीओपीडी एग्जर्वेशन के साइन कौन कौन से हैं। डिस्पनिया है, सांस लेने में दिक्कत है, उसको खांसी आ रही है, स्पुटम आ रहा है, वीजिंग साउंड आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करना है क्या, ब्रोंकोडायलेटर्स और ऑक्सीजन एंड स्टेरॉइड देने होते हैं, ताकि जो ब्रोंकोडायलेटर हैं वो वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है सांस लेने में इम्प्रूवमेंट करेगा। और ऑक्सीजन सेचुरेट मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करने से टिश्यू प्रोविजन बढ़ेगा, और स्टेरॉइड से जो एयरवे इन्फ्लामेशन हुआ है उसको रिड्यूस किया जाएगा। What is the priority intervention for a patient with an irregular breathing pattern and unconsciousness, यानी कि कोई पेशेंट है और उसका ब्रीथिंग पैटर्न है मतलब इरेगुलर है ब्रीथिंग पैटर्न, और वो अनकॉन्शियस भी है, तो ऐसे पेशेंट को प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होनी होनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स का एयरवे मैनेज करना होता है और उसको वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो सांस लेने में उसको वैसे भी दिक्कत है, तो वेंटिलेटर के द्वारा है कि उसकी ब्रीथिंग ब्रीथिंग जो ब्रीथ है उसको ऑक्सीजनेट करना है, और उसके जो ब्रीथिंग सर्कुलेशन है उसको स्टार्ट करना है। प्रिवेंट हाइपोक्सिया, ऐसा करके हम हाइपोक्सिया की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और ब्रेन इंजरी को होने से बचा सकते हैं। ए प्रेग्नेंट वुमेन विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड सॉफ्ट यूट्रस इंडिकेट व्हाट इमरजेंसी, यानी कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और उसका यूट्रस भी सॉफ्ट है, तो ये कौन सी इमरजेंसी इंडिकेट करता है। ये प्लासेंटल एब्रप्शन की कंडीशन को इंडिकेट करता है, जिसमें प्लासेंटल एब्रप्शन में जो प्लासेंटा है जहाँ मतलब यूट्रस की वॉल से चिपका हुआ होता है वहाँ से हट जाता है, तो इस कंडीशन को प्लासेंटल एब्रप्शन कहते हैं। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और सॉफ्ट टिश्यू जो यूट्रस है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इस प्लासेंटल एब्रेशन की कंडीशन में इमीडिएट ऑब्स्टेट्रिक इवेल्युएशन करने की जरूरत है, यानी कि या तो एल एस सी एस करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होता है इसका मेन। और जो अगर बच्चा अगर उसके FHR हैं यानी कि फीटल हार्ट रेट है, तो बच्चे को भी बचाया जा सकता है और माँ के ब्लीडिंग को भी रोक के माँ को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्लिनिकल साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट, यानी कि इन्फेंट के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसके क्लिनिकल साइन कौन कौन से होते हैं। तो डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं संकन आई, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, लेथार्जी एंड रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है, बच्चा लेथार्जिक है और उसके जो म्यूकस है मेम्ब्रेन वो है तो ड्राई हो गई है, संकन आई हो गई है। तो ऐसे पेशेंट डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को रिक्वायर करते हैं अर्जेंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि बच्चे को तुरंत या तो ORS का घोल देना चाहिए, या बच्चा अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो उसको IV फ्लूइड स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसका डिहाइड्रेशन दूर हो सके और बच्चा का फ्लूइड मैनेजमेंट हो सके। इन अक्यूट अस्थमा अटैक, यानी कि अक्यूट अस्थमा अटैक में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले अस्थमा वाले पेशेंट को निबुलाइज किया जाता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ताकि ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो जो ब्रोंकस होते हैं उनको डायलेट करते हैं और वेंटिलेशन करते हैं, यानी कि सांस लेने में जो दिक्कत हो रही होती है वो दूर हो जाती है। दूसरा ऑक्सीजन देते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देने से जो भी सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएं, ऑक्सीजनेशन रिलीव सिम्टम्स, यानी कि
हाइपोक्सिया के सिम्टम वो रिलीव हो जाएं और ब्रोंकोडायलेटर से वेंटिलेशन अच्छे से हो, यानी कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। न्यूनेट विद नेजल फ्लेयरिंग एंड साइनोसिस शुड रिसीव, यानी कि अगर कोई बच्चा है, न्यूनेट है, मतलब अभी बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको नेजल फ्लेयरिंग हो रही है और साइनोसिस दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सपोर्ट एंड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवानी है तुरंत, क्योंकि जो ये कंडीशन दिखाई दे रही है नेजल फ्लेयरिंग एंड साइनोसिस, ये है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सिम्टम। तो इसको तुरंत ट्रीट किया जाता है किससे? रेस्पिरेटरी सपोर्ट से और ऑक्सीजन थेरेपी से। व्हाट आर की सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के की सिम्टम कौन कौन से होते हैं? तो फ्रूटी स्मेलिंग ब्रीथ होती है डीके में, और रैपिड ब्रीथिंग होती है, और कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एसिडिक कंडीशन रहती है, कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। तो ये सब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें इमीडिएट इंसुलिन देना होता है, पेशेंट को इमीडिएट इंसुलिन प्रोवाइड करवाना है, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। रिक्वायर इमीडिएट इंसुलिन एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस सजेस्ट, यानी कि अगर फीवर है, हेडेक हो रहा है, नेक स्टिफनेस हो रही है, तो ये किसके डायग्नोसिस होता है? ये मतलब ये सिम्टम किस चीज़ के होते हैं? मेनिंजाइटिस के सिम्टम में नेक स्टिफनेस, हेडेक और फीवर होते हैं। और इसमें रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन, यानी कि पेशेंट को तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट, लॉस ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्स आफ्टर मैग्नीशियम सल्फेट इंडिकेट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज हो गई है, तो उसकी वजह से डीप टेंडर रिफ्लेक्स हो गया है, यानी कि डीप टेंडर रिफ्लेक्स का लॉस हो गया, यानी कि अभी रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करना होता है? तो ये मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है, अगर मैग्नीशियम ज़्यादा दे दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा दे चला जाता है अगर बॉडी के अंदर, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो तुरंत जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको इमीडिएटली रोक देना है, मतलब कि जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको बंद कर दो, ताकि जो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन आगे बढ़ सकती है, क्योंकि डायफ्राम होता है जो रेस्पिरेशन में हमारे हेल्प करता है। डायफ्राम एक मसल होती है। अगर वो जो ये क्या बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट मसल्स पर इफेक्ट करता है और जो रिफ्लेक्स होते हैं उनको डिक्रीज कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन फेल्योर की कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए तुरंत जो इन्फ्यूजन चल रहा है उसको तुरंत रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है एडिमा विद रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, यानी कि एडिमा है और यूरिन आउटपुट कम हो गया है, तो नीड असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट क्या होना चाहिए इसका? रीनल फंक्शनल इम्पेयरमेंट का कंडीशन होती है, यानी कि आपका जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर एडिमा हो गया है, फ्लूइड ओवरलोड हो गया है और फ्लूइड बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये क्या करती है? इसका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए कि रीनल रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट है, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो या तो कोई मेडिकेशन या फिर कुछ भी जो उसके रिलेटेड फंक्शन है करने हैं उसका मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया इज ए सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि ऑर्थोपनिया किसका सिम्टम है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का। और ये ऑर्थोपनिया होता क्या है? पल्मोनरी कंजेशन वर्सन इन सुपाइन पोजिशन, यानी कि अगर पेशेंट सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है तो उसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन, यानी कि जो पल्मोनरी यानी कि फ्लूइड उसके जो मतलब कि जो लंग्स है, पल्मोनरी एरिया एरिया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। उसकी वजह से अगर सुपाइन पोजिशन में अगर पेशेंट लेटता है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ऑर्थोपनिया कहलाता है। डार्क यूरिन विद जॉन्डिस सजेस्ट, यानी कि डार्क यूरिन है जॉन्डिस के अंदर, यानी कि जॉन्डिस विद डार्क यूरिन सजेस्ट क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि बिलिरुबिन अब बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव बिलिरुबिन कहलाता है। और ये नीड्स फर्दर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि जो कहाँ पर दिक्कत है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कहाँ पर रुका हुआ है बिलिरुबिन, तो उसका फर्दर डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, तो सीटी स्कैन या फिर एमआरआई के द्वारा ये चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है सडन डिस्पनिया एंड चेस्ट पेन पॉइंट टू, यानी कि एकदम से अचानक डिस्पनिया हो गया है और चेस्ट पेन हो गया है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो की कंडीशन में डिस्पनिया होता है, सडन डिस्पनिया और चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, और तुरंत एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए पेशेंट को। एंटीकोएगुलेट क्या करेगा? जो एम्बोलिज्म बना हुआ है उसको डिजोल्व करने में सहायता करता है एंटीकोएगुलेशन मेडिसिन। नेक्स्ट है काफ स्वेलिंग एंड वार्म, यानी कि काफ में स्वेलिंग हो रही है और वहाँ पर गर्म गर्म ही हो रहा है, सर्जरी का पोस्ट सर्जरी में भी, यानी कि सर्जरी के बाद में अगर गर्म है और काफ में स्वेलिंग है, तो ये क्या कर सकता है? ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है और नीड्स अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में तुरंत इंटरवेंशन, यानी कि उसके डीवीटी को कम करने के लिए अर्ली एम्बुलेशन बहुत जरूरी है, यानी कि पेशेंट को तुरंत सर्जरी के बाद में एम्बुलेशन यानी कि चलाना फिराना स्टार्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे।
ताकि डीवीटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे कॉमन होता है। न्यूनेट नॉट पासिंग मेकोनियम विद इन 48 आवर्स में सफर फ्रॉम, यानी कि बच्चे ने जो 48 घंटे तक मेकोनियम पास नहीं किया है जन्म के बाद, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? हिस्टोस्प्रिंग डिजीज के अंदर ये कंडीशन में ये हो सकता है कि मेकोनियम बच्चा 48 आवर्स तक पास नहीं कर पाता हो। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तुरंत सर्जिकल करेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है उसमें नर्व कंडक्शन कंडक्शन नहीं होता, यानी कि गैंग्लियन सेल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। हिस्टोस्प्रिंग डिजीज में वहाँ गैंग्लियन एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्टूल है वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है और जो मेकोनियम वहीं के अंदर ही रहता है। तो तुरंत जिस पार्ट में गैंग्लियन नहीं है उस पार्ट को रिमूव कर देना चाहिए। नेक्स्ट, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ऑन ईसीजी में इंडिकेट, यानी कि जो ईसीजी में एसटी वाला पार्ट होता है वो उसका डिप्रेशन है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करता है अनस्टेबल एंजाइना को। तो ये अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? ये इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इस्चेमिया, यानी कि मायोकार्डियल इस्चेमिया की कंडीशन में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होता है। नंबनेस इन थंब एंड फिंगर इज इंडिकेटिव ऑफ, यानी कि जो थंब में और फिंगर्स में नमनेस है, तो ये किसको इंडिकेट करेंगे? ये कार्पल टनल सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम को। और जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है, यानी कि मीडियल नर्व के कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से थंब एंड फिंगर्स में नमनेस आ जाती है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी एडवांसिंग एनजी ट्यूब सजेस्ट, यानी कि एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो क्या सजेस्ट करना चाहिए? तो हो सकता है कि पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो तुरंत एनजी ट्यूब को विड्रॉ करना है और वापस रिपोजिशन करके दोबारा इंसर्ट करना है, ताकि एनजी ट्यूब से कोई ट्रोमा नहीं हो, यानी कि ये ऐसा करके हम ट्रोमा से प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, ब्लीडिंग इन एंटीकोगुलेटेड पेशेंट नेसेसिएटेड, यानी कि एंटीकोगुलेटेड पेशेंट है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना चाहिए? असेसमेंट एंड पॉसिबल मेडिकेशन रिवर्सल, यानी कि तुरंत असेस करना चाहिए कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है और पॉसिबल मेडिकेशन तुरंत उसको प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि सीवियर हेमरेज से प्रिवेंट किया जा सके। न्यूनेटल ब्रेस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चा है, मतलब नया नया बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा है, उसके अंदर ब्रेस्ट एनवायरनमेंट हो गया है, तो ये क्या होता है? ये फिजियोलॉजिकल होते हैं ड्यू टू मेटरनल हार्मोन, यानी कि माता जो मदर है उसके हार्मोन की वजह से ये कंडीशन फिजियोलॉजिकल होती है, यानी कि ये कंडीशन हो सकती है बच्चे के अंदर। और माँ अगर ये हार्मोन का विड्रॉल हो जाएगा तो ये मतलब कि जो ये कंडीशन है टेम्परेरी होती है, और ये बिनाइन होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं बिनाइन, यानी कि बिनाइन और मेलिग्नेंट एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, पर ये बिनाइन का मतलब होता है कि जहाँ है वहीं के वहीं रहते हैं, और ये कंडीशन टेम्परेरी होती है और मदर के हार्मोन के विड्रॉल की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। क्रोनिक डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि क्रोनिक डायरिया है और एब्डोमिनल पेट में दर्द है इन चाहे बच्चे के अंदर है, तो ये किसके किसकी वजह से हो सकते हैं? ये सीलिक डिजीज की वजह से हो सकते हैं। ग्लूटेन मेडिएटेड एंट्रोपैथी, ये एक सीलिक डिजीज है, वो किस वजह से क्या होती है? ग्लूटेन मेडिएटेड एंट्रोपैथी होती है, यानी कि ग्लूटेन का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है सीलिक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट, सडन फेशियल ड्रूप कुड बी, यानी कि एकदम अचानक से जो चेहरे का एक तरफ का हिस्सा ड्रूप, यानी कि उसने लटक जाता है, तो कौन सी कंडीशन होती है? बेल्स पाल्सी। पेरिफेरल फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है, यानी कि जो फेशियल नर्व होती है उसके अंदर पैरालिसिस आ जाता है, मतलब कि वो ढंग से काम नहीं कर रही है, न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल फेशियल नर्व पैरालिसिस होता है, बेल्स पाल्सी। स्ट्रॉबेरी टंग इज ए साइन ऑफ, जो स्ट्रॉबेरी टंग है वो किसका साइन है? स्कारलेट फीवर का साइन होता है स्ट्रॉबेरी टंग। और ये स्ट्रेप्टोकोकल के इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से स्कारलेट फीवर होता है, और इसमें स्ट्रॉबेरी टंग बन जाती है। नेक्स्ट, ट्रेकियोस्टोमी केयर एसेंशियल इंक्लूड, यानी कि जो ट्रेकियोस्टोमी की केयर में कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, मतलब बहुत जरूरी काम क्या होते हैं? सक्शनिंग करना होता है ट्रेकियोस्टोमी की में, और दूसरा स्टेराइल ड्रेसिंग करने होते हैं, यानी कि स्टेराइल तरीके से ड्रेसिंग चेंज करनी होती है इसमें, ताकि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके सक्शनिंग के द्वारा, और स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज के द्वारा इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। हाउ टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेडिकेशन अडेरेंस, यानी कि जो दवाई स्टार्ट की गई है डोज से उसको कंप्लीट करना है, और रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस में जो जो ट्रांसमिशन है, यानी कि एकदम भीड़ वाली जगह से दूर रहना है और बच्चों से भी दूर ही रहना होता है ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स को। एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज, हेपेरिन का ओवरडोज क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट होता है। और जो जो प्रोटामिन सल्फेट होता है, हेपेरिन क्या होता है? कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कौन? प्रोटामिन सल्फेट, यानी कि कोएगुलेशन को इंक्रीज करता है प्रोटामिन सल्फेट। हाइपोक्सिया का ट्रीटमेंट क्या है? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी कि हाइपोक्सिया अगर है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी होती है पेशेंट को। एंश्योर एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन, यानी कि इंश्योर करना है कि जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है वो अच्छे से हो रहा हो, इसके लिए SpO2
यूज करना है पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है। पल्स ऑक्सीमेट्री, ताकि जो ऑक्सीजन टिश्यू ऑक्सीजनेशन हो रहा है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन, वो चेक किया जा सकता है। 95% से 100% तक ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। ओपियोइड का ओवरडोज के साइन कौन से होते हैं? पिन पॉइंट पिपिल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड ओवरडोज के साइन होते हैं। यानी कि अफीम, गांजा, चरस ये अगर खा लेते हैं तो पिन पॉइंट पिपिल हो जाती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। नेलकजोन एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइफ सेविंग, यानी कि ओपियोइड का एंटीडोट क्या होता है? नेलकजोन, और ये एक लाइफ सेविंग एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी कि ओपियोइड के ओवरडोज में नेलकजोन दी जाती है ताकि बच्चे उसकी पेशेंट की जान बचाई जा सके। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग विद सॉफ्ट यूट्रस इंडिकेट, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद में ब्लीडिंग हो रही है और यूट्रस भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये किसका साइन होता है? यूटेराइन एटोनी, यानी कि जो यूट्रस है उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का टोन नहीं है, एकदम सॉफ्ट यूट्रस उसमें दिखाई देता है, यूटेराइन एटोनी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यूटेराइन मसाज रिक्वायर, यानी कि सजेस्ट करते हैं कि पहले यूटेराइन मसाज दो। मसाज करने से टोन आ जाती है मैक्सिमम टाइम। अगर फिर भी टोन नहीं आ रही है तो ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ऑक्सीटोसिन। डायबिटिक फुट अल्सर नर्सिंग केयर क्या क्या हो सकती है? इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि डायबिटिक फुट अल्सर में इन्फेक्शन कंट्रोल करना होता है। जहाँ भी वुंड होता है वहाँ डेली ड्रेसिंग करनी होती है। दूसरा ब्लड शुगर मैनेजमेंट, यानी कि शुगर ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए ब्लड शुगर को मैनेज करके रखना होता है। मीठा खाना बना होता है ताकि ये ऐसा करने से जो हीलिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन के साइन कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ड्राई म्यूकस, यानी कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा संकन आई, यानी कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और संकन आई किसके साइन है? डिहाइड्रेशन के। तो इंडिकेट फ्लूइड लॉस, और जो क्या इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कराना बहुत जरूरी है डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को। बच्चों को ORS देते हैं। पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इंडिकेट, यानी कि अगर पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, यानी कि अपर मोटर न्यूरॉन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है। पैथोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एक पैथोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग होती है जिसमें पॉजिटिव बेबिंस्की साइन रिफ्लेक्स दिखाई देता है। वीजिंग क्या इंडिकेट करती है? ब्रोंकोस्पाज्म एंड एयर ऑब्स्ट्रक्शन को, यानी कि जो वीजिंग साउंड है वो किसको इंडिकेट करता है? ब्रोंकोस्पाज्म को और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। और ये किस में कॉमन होता है? अस्थमा में कॉमन होता है। कौन? वीजिंग वीजिंग साउंड अस्थमा में कॉमन होता है। वेन टू चेंज स्टेराइल ग्लव्स, यानी कि स्टेराइल ग्लव्स हैं वो कब चेंज करने चाहिए? आफ्टर कंटामिनेशन और पेशेंट कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर जो ग्लव्स हैं वो गंदे हो गए हैं, ब्लड ब्लड लग गया है तो, और दूसरा पेशेंट के कांटेक्ट के बाद तुरंत चेंज कर देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके। हाइपोकेलेमिया कोजेज, यानी हाइपोकेलेमिया के क्या क्या कोजेस, मतलब हाइपोकेलेमिया की वजह से क्या हो सकता है? मसल्स वीकनेस हो जाती है, यानी कि पोटेशियम पोटेशियम अगर कम हो गया है उसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। मसल वीकनेस जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसमें इम्बेलेंस की वजह से मसल वीकनेस हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर हाइपोटेंशन, यानी कि हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है? पेशेंट को ले डाउन करना है और एलिवेट ले करना है, यानी कि पेशेंट को पहले लेटा देना है, फिर उसके पैरों को ऊपर उठा देना है ताकि उसका जो सेरेब्रल परफ्यूजन यानी कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई इंप्रूव की जा सके। टीबी का क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? क्रोनिक कफ, यानी कि टीबी बहुत लंबे लंबे समय से खांसी टीबी का क्लासिकल सिम्टम है। इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि मतलब कि जो क्रोनिक कफ है वो इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी कंडीशन को दिखाता है, यानी कि टीबी में बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी होती रहती है पेशेंट। नेक्स्ट, आईवी साइट इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि आईवी साइट यानी कि आईवी कैनुला कैनुला के पास में अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसका मतलब होता है फ्लेबाइटिस बोलते हैं इसको। तो इसमें तुरंत आईवी कैनुला को रिमूव कर देना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। हार्ट फेलियर के साइन कौन से होते हैं? एडिमा होता है और जेबीडी, यानी कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं हो रहा है, अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, और अगर ब्लड वेसल्स में ही रहेगा इकट्ठा तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा और जुगुलार वेन डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड के पास में, मतलब कि जो हार्ट है उसके पास ब्लड तो आ रहा है लेकिन ढंग से पंप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जेबीडी यानी कि जो जुगुलर वेन है हमारे गर्दन वाली जो वेन है उसमें डिस्टेंशन आ जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा पूरे शरीर में। ये एक सिस्टमेटिक कंजेशन, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड, मतलब कि जो ब्लड है वेसल्स वाला ब्लड वो पूरे शरीर में इकट्ठा हो गया है, कंजक्शन हो गया है वहाँ ब्लड। नेक्स्ट, न्यूनेटल एपनिया मैनेजमेंट क्या होता है? एयरवे सपोर्ट एंड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करनी होती है। लेकिन न्यूनेटल एपनिया का मतलब है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो तुरंत एयरवे सपोर्ट यानी कि तुरंत उसको ट्यूब डाल दो और उसकी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दो, तो ताकि जो हाइपोक्सिया है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो स्मॉल ब्रीथिंग इंडिकेट क्या करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कुछ स्मॉल ब्रीथिंग होती है। डीकेए होता है, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग इंडिकेट करती है और ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस दिखाया जाता है। ठीक,
इमीडिएट स्ट्रोक केयर, यानी कि स्ट्रोक की इमीडिएट क्या केयर क्या होती है, इमरजेंसी इवेल्युएशन होता है। स्ट्रोक के बाद में तुरंत इमरजेंसी होती है पेशेंट के लिए, और तुरंत उसको इवेल्युएट किया जाता है स्ट्रोक में पेशेंट, ताकि जो ब्रेन डैमेज है उसको लिमिट किया जा सके, यानी कि जो ब्रेन डैमेज है उसको रोका जा सके, ज़्यादा फर्दर डैमेज ना हो। ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजरमेंट टूल क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाता है। और ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो एक नॉन इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि उंगली में लगाया जाता है ऊपर, और पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया जाता है। 95% से 100% तक ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। अगर आपको फॉर मोर नर्सिंग सिनेरियो क्वेश्चंस, अगर आपको नर्सिंग सिनेरियो क्वेश्चंस और टॉपिक स्पेसिफिक क्वेरी अगर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करना है। थैंक यू।